अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये असल में जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हुए जो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आइडेंटिफाई की। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि इसमें किस तरह चार्ज टू मास रेशियो आइडेंटिफाई हुई है। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ना, इट इज एक्चुअली द एक्सपेरिमेंट ऑफ जे थॉमसन। 1997 में जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की थी इलेक्ट्रॉन की, और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने जो वैल्यू है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे के 1 किलोग्राम कितना चार्ज रखते हैं ये डिस्कवर किया, फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सो अगर मैं चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू को प्रीमेच्योरली वैसे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि ये लेक्चर के एंड पे हम उस वैल्यू को डिस्कस करें और उससे कोशिश करें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालें, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। Somehow this experiment is only used for the measurement of charge to mass ratio, यानी कि खास मास से 1 किलो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो पता लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इस एक्सपेरिमेंट में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज करने जा रहे हैं और उसके लिए ये हमने एक इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम बनाई है और इसके अंदर ये दो टर्मिनल हैं। दीज आर एक्चुअली कनेक्टेड टू अ बैटरी। ये दो टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है। ये है कैथोड और ये है एनोड। तो इट मीन्स ये भी एनोड हो गए क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, ये भी एनोड हो गए, ये एनोड टर्मिनल्स हैं। और ये है कैथोड, कैथोड टर्मिनल, कैथोड का इलेक्ट्रोड है, ये एनोड के इलेक्ट्रोड्स हैं। तो ये टर्मिनल जब इन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा तो ये एनोड कहलाएंगे, ये कैथोड कहलाएंगे, ये टर्मिनल होगा उसका जो कैथोड इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा। हम क्या करते हैं, कैथोड रेस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर हम कैथोड रेस प्रोड्यूस करते हैं। जब कैथोड रेस प्रोड्यूस होती हैं तो वो जाती हैं एनोड की तरफ। चूंकि वो हाई वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस हुई हैं, लिहाजा वो इस एनोड में जो ये सुराख है, खाली जगह है, ये इसे पास कर जाएंगी और सीधा जाके इस फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे गिरेंगी। अब फ्लोरेसेंस स्क्रीन क्या है, इस पे जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज गिरता है तो इस पे ग्लो प्रोड्यूस होता है। हम ये वाली ग्रीन वाली जो मैंने स्क्रीन लगाई हुई है, ये जिंक सल्फाइड की है, इसे कहते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इस पे जहां चार्ज गिरेगा ना वहां पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा, निशान प्रोड्यूस होगा, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा, यानी कि इंडिकेशन आ जाएगी विजुअल कि कैथोड रेज गिर कहाँ रही है, किस पॉइंट पे गिर रही है। ये वो जगह है जहां से हमें ये पता लगेगा स्क्रीन है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ गिरती तो हमें यहाँ पे निशान बनता हुआ नजर आता है या फ्लोरेसेंस, और यहाँ गिरती तो यहाँ पे पता लगता है। खैर समहाउ जब हमने कैथोड रेस प्रोड्यूस की तो वो पॉइंट P1 पे गिरी इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे, यानी कि इस पॉइंट पे। ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, यानी कि मैं जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जो मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करने जा रहा हूँ वो इस डायग्राम के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये डायग्राम की सरफेस है। तो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ इस तरह है और साउथ दूसरी तरफ 90 डिग्री पे है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको बनाते हैं, इसको ग्रीन से बनाते हैं। ये नॉर्थ टर्मिनल है और इसकी बैक साइड पे हमारा होगा साउथ टर्मिनल। उसके लिए भी मैं डॉटेड लाइन ही बना लेता हूं। ये मैंने साइज में इसलिए बड़ा बनाया दूसरे वाली साइड, ताकि इंडिकेट हो कि इसके पीछे है वो। ऑल दो ये दोनों सेम साइज का एक सर्कल बना हुआ है बुक में, बट फॉर टाइम बिंग हम इसे लार्ज साइज का बना लेते हैं। आपने इसको एक साइज का ही बनाना, आपको ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ और साउथ दोनों को इंडिकेट करें। आप सिंपली लिख दें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाली लाइंस
को बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैं भी इसको रिमूव कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये हमने रिमूव कर दी, ये अब आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है कि आप सोचें कि ये है नॉर्थ और ये वाला हिस्सा है साउथ। तो अब इसमें से जो रेज गुजर रही है ना, वो यूं गुजर रही हैं, बिल्कुल सीधा इस तरफ। तो अगर मैं रेस को बनाऊं तो रेज यूं गुजर रही हैं, ये रेस के 90 डिग्री पे हैं दोनों फील्ड। मतलब ये है कि यूं मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैथोड रेज गुजर रही हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो कैथोड रेज इस फील्ड के 90 डिग्री पे हैं, ये भी 90 है, ये भी 90 है। मैग्नेटिक फील्ड, एज वी नो कैथोड रेज आर द चार्ज पार्टिकल। तो जब कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगी तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो जब वो डिफ्लेक्ट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरने की वजह से, तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट P1 पे नहीं गिरेंगी। मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, अप्लाई किया, ऑन किया, तो कैथोड रे जो पॉइंट P1 पे गिर रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट कर गई और अब वो पॉइंट P1 नहीं पॉइंट P2 पे गिरना शुरू हो गई। यानी कि पहले एट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक field was not applied, the cathode rays were falling on point P1। यहां पे जब मैंने when magnetic field is applied only, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं छेड़ा मैंने किसको तंग किया, डिस्टर्ब किया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को। only the cathode rays deflected, cathode rays डिफ्लेक्ट कर गई and fell on point P2। ओके, ये P2 पे गिर गई, डिफ्लेक्ट कर गई ना, रास्ता बदल लिया। फॉर एग्जांपल ये आपका नॉर्थ और साउथ है, ये कैथोड रेज जा रही हैं, जैसे ही इस फील्ड में से गुजरी वो डिफ्लेक्ट कर गई, उनका रास्ता डाउनवर्ड हो गया। ओके, मैंने उसके बाद क्या करना है, मैंने ये फील्ड बंद कर देनी है, मैग्नेटिक फील्ड बंद कर देनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करवा रही है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ इसमें। नाउ फॉर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स ड्रॉ एनोड। ये एनोड है, इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, और ये कैथोड अप्लाई किया। अब होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दी है। नाउ क्लोज या स्विच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, देखें कैथोड रेज है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो डेफिनेट सी बात है इनको पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई नहीं की हुई कि वो नीचे उनको कर दे, मैंने क्या अप्लाई किया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होगा यूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनको ऊपर की तरफ खींचेगी। अब ये रेज जो है, देखें जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ की तो अगेन P1 पे गिरना शुरू हो गई, मैग्नेटिक फील्ड जब बंद की P1 पे गिर रही थी। अब मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की तो वो P1 से ऊपर की तरफ गिरना शुरू हो गई P3 पे। तो इनको नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड H, ऊपर की तरफ ले जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड E। अच्छा, अब इसको समझते हैं। ये कैथोड रेज है,
मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, नीचे चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ऊपर चली गई। अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर कर दूं, ठीक है, यानी कि जो जे थॉमसन ने स्टेप की है मैं भी वही करता हूं। व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बैलेंस्ड, यानी कि उसको इस तरह एडजस्ट किया गया, मैं वैसे यहां लिख लेता हूं, बेहतर लफ्ज होगा, एडजस्टेड इन सच अ वे दैट cathode rays will fall on point 1 again। पहले क्या किया आपने, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, P2 पे गिर गए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करके अगेन P1 पे आ गए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की तो कैथोड रेस P3 पे फॉल करना शुरू कर दी। अब आप क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठी ऑन करें और उसको इस तरह एडजस्ट करें कि ये दोबारा P1 पे गिरना शुरू हो जाए। जब ये दोबारा P1 पे गिरना शुरू होगा, जब ये दोबारा P1 पे गिरना शुरू होगा, तो मैंने किया क्या, मैंने बैलेंस की है इस तरह कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट किया है कि मेरी कैथोड रेज अगेन P1 पे गिरना शुरू हो गई। अगर मैं ये सिचुएशन डेवलप कर लेता हूं जो मैंने लिखी है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट करें कि कैथोड रेज दोबारा पॉइंट 1 पे गिरना शुरू हो जाए, तो अब होगा क्या, मेरे पास एक फार्मूला होता है जो जे थॉमसन ने जिसको यूज किया, चार्ज टू मास इज इक्वल टू h² ओवर E इंटू आर। इसको यूज करते हुए H क्या है मैग्नेटिक फील्ड, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, R क्या है ये रेडियस ऑफ डेट कर्वेचर या डिफ्लेक्शन है जो कि कैथोड रेज शो करती हैं। इनकी वैल्यूज को हम एडजस्ट करके कैलकुलेट करके E ओवर M की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि निकलती है 1.7588 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। यानी कि मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट किया कि मेरा जो कैथोड रेज है वो अगेन P1 पॉइंट पे गिरी, तब मैंने एक फार्मूला यूज किया, बुक में मेंशन नहीं है, यू नॉट नीड टू मेंशन इट, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। तो जब मैंने इस तरह की सिचुएशन डेवलप कर ली तो मेरी चार्ज टू मास रेशियो आसानी से कैलकुलेट हो गई, वो कितनी हुई 7.588 10 पावर 11 कूलम्स पर किलोग्राम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज एंड किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास। इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हैव 1.7588 10 पावर 11 कूलम चार्ज, दैट इज वेरी मच चार्ज, वेरी मच अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने ले लिए ना तो इतना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा, उन पे चार्ज मौजूद होगा। इसके साथ जो साइन आएगा ना, इस वैल्यू के साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। आप सोचें नेगेटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स अगर प्रोटॉन होते तो पॉजिटिव वैल्यू होती है और इसके साथ चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो दे शुड हैव द नेगेटिव चार्ज। तो दिस मीन्स के 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो माइनस इतना चार्ज रखेंगे अपने ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू, मीन्स अब इतनी मेहनत करके चार्ज टू मास रेशियो निकालने का फायदा क्या है, एक्चुअली ये वैल्यू यूज होती है टू कैलकुलेट द mass of electron, calculate the mass of electron। कैसे देखें, एक साइंटिस्ट थे मिलीकेन्स, उन्होंने ना एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे जो चार्ज है जिसे वो फाइंड किया तो वो 1.59 10 पावर -19 कूलम के बराबर निकला। यानी कि उन्होंने कहा कि एक सबसे छोटा जो चार्ज है ना, सबसे छोटा जो चार्ज है वो इसके इक्वल है। मॉडर्न वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो है 1.602 10 पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अब मेरे पास चार्ज टू मास का फार्मूला क्या है, ये मेरे मॉडर्न वैल्यूज हैं। मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं इस मॉडर्न वैल्यू को यूज करने जा रहा हूँ
और जे थॉमसन ने जो E/m वैल्यू निकाली है उसको यूज करने जा रहा हूं, यानी कि इसको और इस वैल्यू को यूज करने जा रहा हूं ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूं एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। तो E/m इज इक्वल टू 1.7588 10⁻11 कूलम पर केजी। ओके फाइन। अब मैस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब ये जो मैस है ये मैंने फाइंड करना है, ये वाला मैस जो है मैंने फाइंड करना है, एक इलेक्ट्रॉन का मैस फाइंड करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैस दूसरी तरफ ले जाता हूँ। चार्ज तो है मेरे पास, तो ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी 1.7588 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। और एक इलेक्ट्रॉन का जो मैस चार्ज होता है 1.602 10⁻−19 कूलम। कूलम तो कूलम से गया, केजी ऊपर आ जाएगा, तो मैस का जो आंसर आएगा वो मेरा किलोग्राम्स में आएगा। किलोग्राम्स में, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये आंसर किलोग्राम्स में आएगा। और अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 9 देखें ये माइनस है, ये ऊपर जाके और माइनस हो जाएगा, इंतहाई छोटी वैल्यू आएगी 1095 10⁻−31 किलोग्राम। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, उसका जो मैंने मैस निकाला जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से, जो चार्ज टू मैस रेशो आई, और मॉडर्न जो आपकी इंस्ट्रूमेंट्स है उसके जरिए जो मैंने एक इलेक्ट्रॉन पे निकाला था चार्ज, उसको यूज करते हुए जो मेरी वैल्यू आई वो आई 9.1095 10⁻−31 किलोग्राम। ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी है कि ये कोई सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ मैस एटम में नहीं ला सकती, तभी हम उसको करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एटम के मैस में इंक्लूड नहीं करते। स्टूडेंट, जब ये एक्सपेरिमेंट आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इस लॉन्ग क्वेश्चन में जितने नंबर आपके प्रोसेस के हैं, मसलन आपने पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की तो पॉइंट P1 पे गिरा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की P2 पे गिरा, फिर मैग्नेटिक फील्ड बंद करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की P3 पे गिर गया, फिर आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली इस तरह एडजस्ट की बैलेंस करने के लिए कि वो अगेन P1 पे गिर जाए। जब वो P1 पे एडजस्ट करने के बाद गिरा तो आपने फार्मूला यूज करते हुए चार्ज ऑफ मास वैल्यू निकाल ली। जे थॉमसन यूज दी स्टेप्स टू कैलकुलेट द चार्ज टू मास रेशियो। और ये जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जिस पे कोई चार्ज गिरता है तो वो विजुअली हमें नजर आता है फलां जगह पे चार्ज गिरा है, वहाँ फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आपने जब इसे कैलकुलेट करना है ना तो आपने उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देना है। ऑल्दो दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कैलकुलेटेड इन नेक्स्ट टॉपिक, बट इस टॉपिक के साथ ये मास को भी रेफर करना है। हमने इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिफरेंट वैल्यू का निकाला है। इसका मतलब जो कैथोड रेज हैं, और अगर मैं किसी भी गैस में ये यूज करूंगा ना वैल्यू, तो मेरा इलेक्ट्रॉन का मास यही आएगा। और चार्ज अगर मैं मॉडर्न वैल्यू को कंसिडर करूं तो किसी भी गैस का कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा ना इसी चार्ज का होगा। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस ली है। और ये एक इंतहाई छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा है। आई होप स्टूडेंट ये आप डायग्राम और ये एक्सप्लेनेशन को लिख लेंगे, याद रखिएगा। हाफ मार्क्स एग्जामिनर के नज़दीक, एज एग्जामिनर अगर मैं सोचूं तो मेरे नज़दीक हाफ मार्क्स डायग्राम के होने चाहिए और हाफ मार्क्स एक्सप्लेनेशन के होने चाहिए। आप याद रखिएगा ये वैल्यू आपने मार्कर से सिग्निफाई करनी है कि ये इसकी वैल्यू जनरेट होती है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि डायग्राम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपको इस बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अगर ये आ जाता है तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात है कि कब कैथोड रेज पॉइंट P1 पे गिरेंगी, कब कैथोड रेज पॉइंट P2 पे गिरेंगी, कब कैथोड रेज पॉइंट P3 पे गिरेंगी। यानी कि कैथोड रेज की लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं फॉल करने की विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह बैलेंस किया जाता है कि कैथोड रेज अगेन P1 पॉइंट पे गिरती हैं, तो तब आप चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर कर लेते हैं। चार्ज टू मास रेशियो जो वैल्यू है वो एक्चुअली ये बताती है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है। 1.75 10 पर
11 कूलम्स, और आप उसको यूज करते हुए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज चाहिए, और जब हमने इसके जरिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला वो तो बहुत ही छोटा निकला, जो आप यूँ समझ लें इनसिग्निफिकेंट है। अगर वो हम ये कंसिडर करें कि वो मास उसका रोल प्ले करेगा पूरे एटम के मास में, इलेक्ट्रॉन का मास कोई रोल ख़ास प्ले नहीं करेगा क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू बहुत छोटी। खैर, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकालना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि जब कैथोड रेज का एनालिसिस किया गया तो कैथोड रेज के डिफरेंट गैसेस से जो प्रोड्यूस हुई उन सारों की चार्ज टू मास रेशियो सेम थी, जिससे साबित हुआ कि कैथोड रेज कुछ नहीं बस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस बात को हमने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।